नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर से आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बात की थी नोट मेकिंग की और बहुत से टॉपिक्स हैं मेंस के जिसको मैंने बोला था कि आप इसको पढ़ते वक्त नोट बना लीजिएगा। देखिए, नोट मेकिंग एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है इस तैयारी का। अगर से आप नोट नहीं बना रहे हैं अपने पढ़ी हुई चीज़ों का तो आप ये जान जाइए कि लास्ट टाइम पे कुछ आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। रीज़न ये होता है ना कि दुनिया भर की चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं और समंदर जैसा सिलेबस है, तो आपके हाथ में कुछ पन्ने होने चाहिए, कुछ नोट्स के पन्ने होने चाहिए जो आपने अपनी तैयारी में बनाए होंगे, जिसको आप लास्ट टाइम पे रिवाइज़ कर पाएंगे। देखिए, अभी पता नहीं चलता है, अभी आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो, आप बार बार बुक उठा के रिवाइज़ कर लेते हो, वो सब ठीक है। बट इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो एग्ज़ाम के पहले पता चलता है। जब एग्ज़ाम में 10-5 दिन बाकी रहते हैं, तब पैनिक मोड में आ जाते हैं लोग कि मेरे पास कुछ नहीं है रिवाइज़ करने के लिए। उस टाइम पे आपका नोट्स जो है वो संजीवनी बूटी का काम करता है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप नोट्स अपना कैसे प्रिपेयर करें और मैं कैसे प्रिपेयर करता था। देखिए, मेरे मेंस जो है हमेशा क्लियर हुए हैं और मेरा मेंस क्लियर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता था कि मैं बहुत लिमिटेड सेट्स ऑफ बुक पढ़ता था और जो भी बुक पढ़ता था उसमें से जिसका मुझे लगता था कि नोट्स बना लेना चाहिए वो मैं बना लेता था। क्योंकि देखिए, अगर से कोई आप ऑनलाइन रिसोर्स पढ़ रहे हो, कोई मोटी बुक पढ़ रहे हो जिस बुक में कम से कम 500 प्लस पेजेस हैं, तो आप ये जान जाइए कि उस बुक को आप बाद में रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप इस बुक का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि जो आप पहली बार मेहनत कर रहे हो ना पढ़ने के लिए, वो मेहनत आपका फ्रूटफुल रहे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि मैंने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे और आप उससे कुछ आइडिया लेके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। तो जैसे मैंने बोला कि आपका सिलेबस बहुत ह्यूज है, दुनिया भर की चीज़ें, अगर से आप नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। आपका दूसरा पॉइंट है इफेक्टिव रिवीजन। देखिए, आपके पास नोट्स रहता है तो आप बहुत बार चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो। आपने हर टॉपर से सुना होगा कि रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, बट पूरी बुक आपको कभी रिवाइज़ करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। तो आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, किसी भी चीज़ के। जो आप मोटी बुक पढ़ रहे हो उसका नोट्स होना चाहिए आपके पास। तीसरा आपका होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखिए, जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, उसको बार बार रिवाइज़ करते हो, तो कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। और खासकर जब आप किसी चीज़ का नोट्स बनाते हो तो जो वो नोट मेकिंग प्रोसेस होता है ना, उसी में बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को अगर से आप पॉइंट वाइज या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, तो डैट मीन आपका कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर इशू को लेकर क्लियर है, इसीलिए आप उसका नोट्स प्रिपेयर कर पा रहे हो। आपका चौथा पॉइंट है रेडी टू गो। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब नोट्स होते हैं तो कई बार उस नोट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। आप ये देखिए कि आपके मेंस के सिलेबस में कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, चाहे सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो सारे की पॉइंट्स दिए हुए हैं और हर की पॉइंट्स पे आपके पास नोट्स रहेगा। तो एग्जाम में आपको जाके आंसर सिर्फ रेप्लिकेट करना रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर से मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं तो ये 100% है कि ऑन द स्पॉट जाके कोई सोचता नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया और मैं वहाँ सोच के लिख रहा हूँ। नहीं, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉपिक को लेकर कंटेंट प्रिपेयर रहता ही है। उस कंटेंट को वो लोग अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ जाके लिख देते हैं। जिन्होंने भी मेंस दिया होगा वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपने कभी नहीं सुना है ना, तो उसको लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ प्रोसेस करना होता है। बट 20 क्वेश्चन में से अगर से आपने मेंस का सिलेबस प्रिपेयर किया तो 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मेंस के सिलेबस के पॉइंट्स में से ही आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप इजीली जाकर अपने नोट्स जो पढ़े होंगे उसको रेप्लिकेट कर पाओगे और इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी और आपकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि आपको नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम नोट्स प्रिपेयर करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी टॉपिक आपको नोट्स प्रिपेयर करना है उसको ब्रेक कर दीजिए सब टॉपिक्स में। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एनजीओ टॉपिक पे नोट्स बना रहे हो, ये आप देखोगे तो जीएस पेपर 2 में टॉपिक है एनजीओ, उसका नोट्स प्रिपेयर करना है। तो नोट्स में आप क्या क्या पॉइंट रखोगे? सबसे पहले आप डेफिनेशन रखोगे, एक एनजीओ की बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद कुछ डेटा आपके पास हैं, कुछ फैक्ट्स आपके पास हैं, कितने एनजीओ इंडिया में हैं, दुनिया भर में कितने एनजीओ काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में लिखोगे। एनजीओ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एनजीओ ऑटोनॉमस होता है, वॉलंटरी होता है, यूजुअली एनजीओ का कोई डेफिनेट गोल होता है, कोई डेफिनेट एम होता है। तो इस तरह करके आप बुलेट पॉइंट्स में एनजीओ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। आप उनका रोल लिखोगे, उनका फंक्शन लिखोगे सोसाइटी में क्या है, जैसे मेडिएशन करते हैं, लीडरशिप रोल है उनका, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जैसे सेवा एनजीओ हो गया, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी रोल है जैसे पेटा हो गया। तो इस तरह डिफरेंट एनजीओ हैं, उनके आप रोल को लिखोगे, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या, आप ये लिखोगे। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में उनका रोल आता है, पॉवर्टी एलिवेशन में उनका रोल आता है। कुछ आप एग्जाम्पल यहाँ लिखोगे, सेवा एनजीओ हो गया, कुदुमश्री हो गया, नास फाउंडेशन हो गया, जिन्होंने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज़ के लिए फाइट किया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखोगे, कुछ रोल लिखोगे, प्लस 2-4 एग्जाम्पल दोगे, ताकि जो आपका आंसर हो उसमें थोड़ा वेटेज आए।
इसके बाद लिखोगे आप इशू, डिफरेंट जो इशू रिलेटेड है, चाहे फंडिंग से रिलेटेड इशू हो गया, एथिकल इशू हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हो गया, गवर्नेंस हो गया। तो यहाँ पे आप इश्यूज लिखोगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स है एनजीओ को लेके, जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो गया, लोकपाल एक्ट हो गया, इसमें जो एनजीओ के प्रोविजन हैं आप उसको लिखोगे। कुछ एग्जांपल्स दोगे, अच्छे एग्जांपल्स दोगे। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में बहुत से एनजीओज ने बहुत अच्छे काम किए थे, चाहे माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर काम हो गया, या फिर मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए हो गया, अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए हो गया। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जांपल लिख के आपको जो स्टैटिक टॉपिक है एनजीओ, उसको आप करंट अफेयर से रिलेट कर दोगे। तो ये होता है आपका नोट्स बनाने का तरीका। और इस तरह करके आप अपने एक क्वेश्चंस को, एक टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करके डिफरेंट डायमेंशन को कवर कर सकते हो। और उसके बाद एनजीओ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इतने डिफरेंट डायमेंशन कवर किए होगे अपने नोट्स में से कि उसमें से आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है नोट्स बनाते वक्त, वो ये रखना है कि आपको जो पेपर में आंसर लिखना होगा तो उसकी लिमिट या तो 100 होगी, या तो 150 वर्ड की होगी, या तो 250 वर्ड की होगी। तो इसीलिए जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए तो की पॉइंट्स पे प्रिपेयर करिए और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं है कि उसका पूरा पोथा लिखे जा रहे हैं बड़े बड़े से, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप नोट्स बनाइए अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए कि आपको या तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर करने हैं, या तो 15 मार्क्स से करने हैं, या तो 20 मार्क्स से करने हैं। आपका वर्ड लिमिट पहले सेट होना चाहिए। उस हिसाब से आपके नोट्स जो रहेंगे वो क्रिस्प रहेंगे, और उसमें आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा सिर्फ वही ऐड करोगे। इसके बाद एक रूल होता है 10:1 का। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 पेज पढ़िए तो उन 100 पेजों का नोट्स आप 10 पेज में बना दीजिए। 100 वर्ड पढ़िए तो उन 100 वर्ड को आप 10 वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आपका रेशियो रहेगा। इससे आपके पास एक वर्ड लिमिट रहेगी कि भाई मेरे पास 100 पेज है तो मुझे इनको 10 पेजों में सिमटाना है, मेरा काम जो है इतना इफेक्टिव होना चाहिए। तो इस रूल को हमेशा ध्यान रखिएगा नोट्स बनाते वक्त। इसके बाद अपने नोट्स को आप क्रिस्प बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए फ्लो चार्ट का, डायग्राम का, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 चीज़ को ऐड करना हो तो आप प्लस कर लीजिए, इंक्रीज डिक्रीज दिखाना हो तो ऐसे आप एरो के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपके नोट्स जो रहेंगे वो शॉर्ट रहेंगे और समझ में आएगा। क्योंकि बेसिकली देखिए नोट जो होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है। आपके नोट्स आपके ज़्यादा काम आएंगे क्योंकि आपने उसको बनाया है, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या चीज़ कहाँ लिखा है। इसीलिए ये चीज़ आप बेधड़क यूज़ करिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था नोट्स। तो जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने इंडिया और चाइना का इशू के बारे में बात की है। तो सिंपल सा पहले यहाँ पे मैंने एक रिसेंट न्यूज़ डाल दिया है कि अगर एग्जाम में इंडिया चाइना का इशू, तो मैं इस न्यूज़ के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ कि गलवान क्लैश चल रहा है, उसी के बैकग्राउंड में इंडिया चाइना के रिलेशन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। इसके बाद इशू है, तो देखिए मैंने इशू में बस यहाँ पे की पॉइंट, बोल्ड पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक इशूज़, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इशूज़, और उसके साथ जो है डंपिंग हो गया, OBOR, लैंड ग्रैबिंग इन अफ्रीका, इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ट्रेड डेफिसिट, चेकबुक डिप्लोमेसी, ये आपका इकोनॉमिक इशू हो गया। बाकी स्ट्रेटेजिक इशू में चाइनीज एक्सपेंशन पॉलिसी, CPEC, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, सपोर्ट एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स, आंध्र प्रदेश है सदर्न तिब्बत, साइबर अटैक, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए एग्जाम में मुझे सिर्फ इतना ही चीज़ याद आना चाहिए। अगर मुझे ये याद आ जाएगा तो अपने आप ही बाकी चीज़ मैं लिख दूंगा, बाकी कहानी में बना दूंगा। ये कीवर्ड आपको याद आ जाएगा एग्जाम में, तो बाकी आपका आंसर आराम से फ्लो करेगा। उसी तरह आप और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने करप्शन पे नोट्स बनाया था। तो देखिए करप्शन जो है वो GS पेपर 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दे दी है कि अब्यूज ऑफ एंट्रस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन इज कॉल्ड करप्शन। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बाद में करप्शन के क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, सोशल, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। सिंपली यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखा है सिर्फ। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में क्रोनिक कैपिटलिज्म, कैपिटल फ्लाइट, ब्रेन ड्रेन, डिक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट। उसी तरह सोशल में us versus them mentality, horizontal plus vertical divide, distort social fabric, increase intolerance, सिक्योरिटी में अंडरमाइंग एफिशिएंसी ऑफ डिफेंस फोर्सेज, पॉलिटिकल में आप देखिए मास अनरेस्ट हो जाएगा, इंक्रीज एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इंक्रीज ऑफ मनी पावर इन पॉलिटिक्स। तो ये जो माइंड मैप है, जो नोट्स है, तो मुझे सिर्फ इतना पता रहेगा, तो बाकी मैं इसके ऊपर बिल्डअप चीज़ें कर दूंगा और करंट अफेयर से चीज़ों को रिलेट कर दूंगा। तो आपको नोट्स इसी तरह प्रिपेयर करने हैं। अब ये नहीं कि आप इम्प्लीकेशन लिखिए, फिर इकोनॉमिक लिखिए, फिर पूरी कहानी लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप इतना लिखोगे तो फिर बुक में भी इससे अच्छा दिया है तो आप बुक को ही पढ़ लो, लेकिन वो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगा एग्जाम के वक्त। आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसी ही चीज़ें चाहिए होंगी जो आपको फ़ायदा करें। और दूसरा है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर, जैसा मैंने इस एग्जाम्पल में देखिए बताया आपको कि नोट्स आपके जो होने चाहिए एक स्ट्रक्चर होने चाहिए, एक अच्छा फ्लो होना चाहिए। हैज़ार्ड मैनर में नोट्स बनाओगे तो रिवाइज करते वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे आप यहाँ देखिए कि स्ट्रक्चर है, पहले मैंने डेफिनेशन बताया, फिर डेटा कुछ लिख दिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, रोल लिख दिए। तो एक अच्छा फ्लो है इसका। एग्जाम में अगर सिंपल सा क्वेश्चंस भी आ जाएगा कि एनजीओ के बारे में लिखिए, तो मैं अपना जो नोट्स रहेगा उसी को रेप्लिकेट कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाया रहेगा वो उसी फ्लो में रहेगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जब भी आप नोट्स बनाइए तो प्रॉपर स्ट्रक्चर रखिए उसका। ऐसा मत करिएगा कि कुछ भी पॉइंट कहीं भी लिख दीजिएगा, वो रिवीजन के वक्त भी प्रॉब्लम देगा, बाद में रिकलेक्शन के वक्त भी प्रॉब्लम देगा, और लास्ट में जब आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस करोगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम देगा। चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ अपने नोट्स का कि मैं नोट्स कैसे प्रिपेयर करता था।
कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ऑनलाइन नोट्स भी बनाता था और ऑफलाइन भी बनाता था, तो यहाँ मैं कुछ ऑफलाइंस का आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा आप ये देखिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नोट्स बनाना था। जब मैं ये नोट्स प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का इशू चल रहा था, मतलब गवर्नमेंट उसका अनाउंसमेंट की थी। तो देखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होने चाहिए किसी भी आंसर को ओपन करने के लिए। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे वही किया है, कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, सोशल, फिजिकल। और मैंने यहाँ बताया कि अगर हम फिजिकल इंफ्रा को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली वो सोशल इंफ्रा को भी अफेक्ट करेगा और बढ़ाएगा। यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है। इस फ्लो चार्ट को मैं चाहूँ तो डायरेक्ट एग्जाम में भी यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोविड के टाइम पे क्या इशू था इंफ्रा का, वहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एनआईपी के बारे में मैंने बात की है और एनआईपी को मैंने एक प्रॉपरली फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया है कि एनआईपी की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इंफ्रा जो है कहाँ कहाँ हेल्प करेगी, एफडीआई लाएगी, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, रोड्स में इंप्रूवमेंट आएगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा। यहाँ मैंने ये बताया कि एनआईपी के थ्रू गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है, तो कैसे बढ़ाना चाहती है ये मैंने एक साइकिल के थ्रू दिखा दिया। इसको भी मैं चाहूँ तो एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और आगे देखिए मैंने यहाँ पे पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया है। बात यहाँ सिर्फ एनआईपी की हो रही थी बट मैंने पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाइए ना तो बहुत ही इंक्लूसिव नोट्स बनाइए। अगर से आप डिफरेंट एलिमेंट इंक्लूड कर पा रहे हैं अपने नोट्स में तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए मेंस के आंसर में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट। आप कोई भी आंसर को बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखते हो। मैंने पहले आपको एक बात बताई थी, जब भी आप नोट्स बनाइए या फिर मेंस का आंसर लिखिए तो आपका एक अप्रोच होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग पेस्टल अप्रोच। वो क्या होता है, पेस्टल अप्रोच। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एनवायरमेंटल और एल से लीगल। तो ये आपका पेस्टल अप्रोच होना चाहिए अपने नोट्स बनाते वक्त भी और मेंस का आंसर लिखते वक्त भी। ये आपका डिफरेंट डायमेंशन कवर करता है। उसी तरह मान लीजिए पॉवर्टी के बारे में लिख रहे हो, पॉवर्टी के बारे में नोट्स बना रहे हो, तो वहाँ पे आप माल न्यूट्रिशन को भी ऐड कर सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट को भी ऐड कर सकते हो, पॉपुलेशन को भी ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि बहुत डायमेंशन कवर करते हो आप, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी तरह देखिए मैंने यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी इंक्लूड किया था, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो डिफरेंट आप एलिमेंट डालोगे अपने नोट्स में तो उसी एलिमेंट को आप एग्जाम में जाकर एप्लीकेट भी कर पाओगे। यहाँ देखिए मैंने इंडिया के सॉफ्ट पावर के बारे में नोट्स बनाया था, तो यहाँ पर मैंने अलग अलग डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की है। पहले सिंपली बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर तीनों के बारे में बताया है। और लास्टली मैंने बेनिफिट क्या होती है ये बताया है। मोदी जी का एक कोटेशन था कि इंडिया जर्नी हैज़ गॉन फ्रॉम स्नेक चार्मर टू माउस चार्मर, मतलब इंडिया जो है एक आईटी हब बन चुका है। तो ये कोटेशन आप डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख सकते हो और बाद में एग्जाम में भी लिख सकते हो अगर आपको सॉफ्ट पावर से रिलेटेड कोई बात कहनी है तो। उसी तरह देखिए यहाँ ह्यूमन राइट के बारे में बात की गई है। तो कोविड के टाइम पे ह्यूमन राइट का वॉयलेशन बहुत हो रहा था, उसी वक्त ये न्यूज़ आया था। यहाँ मैंने कुछ रिपोर्ट्स को कोट किया है, ह्यूमन राइट का सिंपल डेफिनेशन दिया है। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, लेजिस्लेशन में क्या प्रोविजंस हैं, क्या डिफरेंट इशूज़ हैं उनके बारे में बताया है। यहाँ मैंने एक सिंपल डायग्राम बना के ये बताने की कोशिश की है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, पीयूसीएल केस। इसके साथ कंक्लूजन लिखा है, सिंपल कंक्लूजन कि सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड, बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, ट्रांसपेरेंसी। तो सिंपल कंक्लूजन लिखिए, बहुत ज़्यादा फैंसी कंक्लूजन आपको एग्जाम में याद भी नहीं रहेगा। और कोशिश करिए कि कंक्लूजन कोई चीज़ का लिखा करिए तो ऐसा किया कीजिए कि वन साइज फिट ऑल रहे। आपके पास हर टॉपिक के लिए 5-6 कंक्लूजन तैयार रहे और आप उन्हीं कंक्लूजन को थोड़ा मॉडिफाई करके अलग अलग आंसर में यूज़ कर सको। इसके बाद मैं आपको अपने हिस्ट्री के नोट्स दिखाता हूँ थोड़े से। जब अंग्रेज आए तो उनके बारे में मैंने लिखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे पॉइंट वाइज नोट्स बनाया है। 1611 में क्या हुआ था, 13 में क्या हुआ था। तो इससे क्या होता है ना, बहुत ईजिली टाइमलाइन याद रह जाती है कि कहाँ पे क्या हुआ था, कब क्या हुआ था। और हिस्ट्री में आपको पता है कि टाइमलाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर से आपको टाइमलाइन याद रहती है तो 50% काम तो आपको वहीं हो जाता है। तो इस तरह आप हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हो सिंपली। और जैसे मैंने बोला था कि आप कोशिश करिए कि नोट्स आपके जितने कम पॉइंट से बन पाए उतना ही अच्छा होता है आपके लिए रिविजन के लिए। जैसे आप ये देख सकते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, कार्नेटिक वॉर के बारे में मैंने नोट्स बनाया था, क्योंकि याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ पैरेलली बना दिया था, फर्स्ट कार्नेटिक, सेकंड कार्नेटिक, थर्ड कार्नेटिक। इसके बाद आप ये देखिए गांधीयन फेज, जब गांधी जी आए थे तो मैंने यहाँ लाइंस लिखा है, 94 में क्या हुआ था, 96 में क्या हुआ था, 1899 में क्या हुआ था, 1901 में क्या हुआ था। लाइन से गांधी जी के जितने काम थे मैं इसको लिखते गया था और इसको रिवाइज करने बहुत ईजी होता है। और नोट्स बनाने के बाद कोई मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है या तो मैं साइड में लिख देता था, या तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता था। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि मिस कर दे या फिर कुछ नया पढ़ते वक्त कुछ मिल जाए तो आप साइड में आराम से ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी और थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए। इसके बाद भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।